नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हाल ही में हमने बात की कश्मीर डिवीजन के चश्मू से मुत्तलिक कि चश्मू का क्या सूरत हाल है, लेकिन आज हम बात करना चाहेंगे जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसकी किस तरह की सिचुएशन है राइट नाउ, स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के हवाले से, या अगर हम पर्टिकुलरली सरकार के उस स्टेप की बात करेंगे जिसके तहत यहां पे HADP प्रोग्राम को, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लाया गया। जब इस प्रोग्राम को यहां पे मुतारिफ किया गया, हमारे चीफ सेक्रेटरी जनाब श्री अटल डलू जी ने बाज़ाब्ता इसमें एक नक्श राह के तहत इन 29 प्रोजेक्ट्स को यहां पे तरतीब दिया गया। और उसमें अगर हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, वेजिटेबल्स के हवाले से उसमें एक अच्छा एक प्रोजेक्ट रहा, किडलिंग द वेजिटेबल रेवोल्यूशन J&K गोज द हाईटेक वे। और अगर हम बात करना चाहेंगे जो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के हवाले से, उसमें बाज़ाब्ता यहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्ट लाया गया जिस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे J&K एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स एम्बिशियस गोल टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन बाई 70% इन 5 years। इन्हें 5 साल के अंदर अंदर 70% दूध की पैदावार में इजाफा करना है। अगर हम इस वक्त देखेंगे जम्मू कश्मीर में जो मिल्क है, जो दूध है, उसकी सालाना पैदावार 26 लाख मीट्रिक टन है और आइंदा 5 बरसों में इसको 44 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाना है, क्योंकि कुछ वक्त गुजर भी गया। क्या सूरत हाल है एग्रीकल्चर इस डिपार्टमेंट की, जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है? बाज़ाब्ता हम जायजा लेंगे इस डिपार्टमेंट का, मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन आप तक आज पहुंचाना चाहेंगे और हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर प्रविंदर सिंह जी, जो डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर है। डॉक्टर प्रविंदर सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने अभी बात की, हमने कहा कि हम स्कीम्स पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा उन लोगों के लिए बात करेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में, जिनको अपने लाइव स्टॉक्स के हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत वसी आपका डिपार्टमेंट है, मौजू भी है, लेकिन कोशिश करेंगे बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं, सबसे पहले राइट, इसमें एक बीमारी है FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, FMD। तो ये डिजीज जो है, मुख्तसरन चाहेंगे कि क्या डिजीज है, किस तरह की डिजीज इनमें होती है? बेसिकली FMD इसको बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज। ये क्लोवन फुटेड एनिमल्स जिनके पाँव में जैसे 2 हिस्से करके डिवाइड होता है, उनमें होती है ये। उनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जिससे जानवर खा नहीं सकता और ना खाने की वजह से वीक हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन हो जाती है डाउन। जिन फीमेल काउस को ये बीमारी हो जाए, उनके कंसेप्शन के चांसेस आगे कम हो जाते हैं दोबारा बछड़ा देने के, और मेल्स में इम्पोटेंसी का रुझान, मतलब इम्पोटेंसी होने के चांसेस होते हैं। साथ में जो आजकल तो हम ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे पहले बैल हल जोतने के लिए यूज़ करते थे, वो बैल हल जोतने के काबिल नहीं रहते। उनको अगर धूप में बांधोगे अगर, तो सांस फूलना शुरू हो जाती है, जिसको हम पैंटिंग बोलते हैं, तो वो जुताई भी नहीं कर पाते। और हमारे पूरे हिंदुस्तान में इससे किसानों की आमदनी में खासी नुकसान होता है। लेकिन नेशनल लेवल पे स्कीम शुरू की गई है NADCP के तहत, FMD की वैक्सीनेशन की जाती है। उसका ड्राइव हमारा आजकल चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सब किसान भाइयों से गुजारिश करना चाहूँगा कि कोशिश कीजिएगा कोई भी एक जानवर छूट नहीं पाए, हर एक को वैक्सीन देना है, हर एक को वैक्सीन करनी है वो। तो सरकार का ये इरादा है कि ये 4था मरहला चल रहा है, तो हम ये 2-3 मरहले और करके इस डिजीज को इरेडिकेट ही करना चाहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है
जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। सीबीजी का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। सोनकूर आवा तनखा वनी कनदूर ना गोड़ बचत गोड़ कंदूर बूझू प्रतरत करू बचत थोड़ा करू इन्वेस्ट तो क्या बचायू इमरजेंसी बापत ताकि रूज़ू टेंशन फ्री मगर तुम कनदूर नेर खा किन लगावे इंजेक्शन आरबीआई छुआनान पोसी समझदार छ खुशहाल जनान। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. Commission this Director Servants you were wounds yet is ampam labzarmas ursunur te vanan chwarihan chauchar vayan cho asani है तो आज सिलसिले में वोनी मौके इसमें क्या करना है आत्मा को वैक्सीन देने की जरूरत तो वो मुझे वैस पानन कहते हैं आज से वेटरनरी दफ्तर नजदीकी में ततन का सोते मस्जिद करो रब्त करीम तो यूजन वैक्सीन आज सिलसिले में पानन चौचार वायन तुम जो सुदिमो तो आप हम आगे बढ़ना चाहेंगे अगर हम एक और डिजीज की बात करेंगे जिसको हम ब्रुसेलोसिस के नाम से जानते हैं तो इसका क्या सूरत हाल है? आपने ठीक कहा, ब्रुसेलोसिस एक खतरनाक किस्म की बीमारी है क्योंकि ये जानवरों से इंसानों में भी जा सकती है। हमारे कुछ एम्प्लॉइज हैं जो इसके शिकार हुए हैं। तो ब्रुसेलोसिस से ये होता है कि प्रेग्नेंट एनिमल में एबॉर्शन हो जाता है। जब एबॉर्शन हो गया और उसके बाद फिर उसके कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। फार्मर को एनिमल का फायदा तभी होगा जब उसको हर साल में एक क्रॉप मिले। क्या बैक्टीरिया की वजह से ये होती है ये डिजीज? ब्रुसेलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। तो इसमें क्या कुछ करने की जरूरत है किसान को? इसमें भी सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, आज वो चल रहा है आजकल भी, जो 4 से 8 महीने की उम्र के फीमेल काव्स होते हैं, फीमेल बछड़े, उनकी वैक्सीनेशन करते हैं। इसमें भी हमें ध्यान देना है कि कहीं चेन टूटनी नहीं चाहिए, एक भी जो बछड़ी है वो वैक्सीन से महरूम नहीं रहनी चाहिए। साथ में जब किसी जानवर को जब एबॉर्शन अगर होता है तो हमें हैंडलिंग करते वक्त जानवर को एहतियात बरतनी है। नंगे हाथों से उसको टच नहीं करना है, जो मवाद वगैरह फ्लूइड निकलता है उसको टच नहीं करना है और हमें फौरन किसी डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। नाज़रीन मोहतरम इतने डायरेक्टर साहब वो ब्रुसेलोसिस अक्सर बेमार बैक्टीरिया कन अत मज क्या अत मज बच्चे पैदा सपदान यह सठा कमजोर आसान तो अत सिलसिलस मज वन जरूरत जन नजदीकी तथ सिलसिलस मज वैक्सीन करने जरूरत यह फर्दर अत मज मुतलकिन सत रब्त करने जरूरत। तो अब हम आगे चलना चाहेंगे। अगर हम LSD की बात करेंगे, ये एक और डिजीज है, तो इस डिजीज के हवाले से क्या कुछ किया जाए? एक्चुअली LSD ने 3 साल पहले हैवॉक मचा दिया था हिंदुस्तान में। लंपी स्किन डिजीज, ये फर्स्ट टाइम इसकी आउटब्रेक हुई थी। जैसे इसका नाम है LSD, लंपी स्किन डिजीज, तो एनिमल्स की स्किन पे लंप से बन जाते थे। लंप यू मीन गांठ सी बन जाती थी। तो ये भी एक जानवर से दूसरे जानवर में ये वायरल है, फैलती है। और बेसिकली ये पाकिस्तान से इसका वायरस आया था, जो एडजॉइनिंग एरिया था, पंजाब का बॉर्डर एरिया, J&K का बॉर्डर एरिया, जैसे कठुआ वगैरह में। तो ये फैल गई थी। उस समय इतनी परेशानी हो गई थी कि दवाइयाँ भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज हैं उनकी भी एक अपनी लिमिट होती है। एमरजेंसी में वो अपनी कैपेसिटी का 2 या 3 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती हैं। यहाँ ये एकदम से सारे हिंदुस्तान में फैल गई, तो इसको कंटेन करना मुश्किल हो गया था। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही ये प्रोग्राम चलाया एक, और LSD की वैक्सीन
सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आती है, एफएमडी की भी, ब्रुसलोसिस की भी। और ये सारी मैं किसान भाइयों की जानकारी के लिए बोल दूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता। इसलिए प्लीज़ जब भी हमारा कोई मुलाजिम आपके पास आता है वैक्सीन लगवाने के लिए तो कतराएं नहीं, बिल्कुल वैक्सीनेशन करवाएं ही करवाएं। कुछ लोग ऑन वन प्रिटेक्स्ट अदर बोलते हैं नहीं दूध कम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। किसी घर में एक जानवर को ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे लगता है उसको आइसोलेट करने की जरूरत है। अगर किसी एक जानवर को ये प्रॉब्लम होती है तो जो हेल्दी एनिमल्स हैं हमें ये चाहिए कि हम उसको बिल्कुल अलग रखें। उसके खाने पीने का जो बर्तन यूज करते हैं जो भी उसको भी करें। और जब उनको सुबह हम चारा देते हैं या शाम को चारा देते हैं, पहले हेल्दी एनिमल्स को दें, उसके बाद उसको दें। ऐसा नहीं हो कि पहले बीमार एनिमल को दे के हम हेल्दी को जाएं ताकि वायरस। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने बात की कि जो हमारे पास ये है, तो अगर मतलब जो बीमारियां हैं उनका किस तरह की देखभाल की जाती है, इलाज किया जाता है। इवन आपने कहा कि इसमें कोई पैसा नहीं भरना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो ये बताइए कि अब अगर हम स्कीम्स पे आ जाएंगे तो आपके डिपार्टमेंट में किस तरह की स्कीम्स इस वक्त अमलाई जा रही है? जैसे आपने पहले शुरू में ही फरमाया कि HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। इसके तहत पूरी स्टेट में 5 साल के लिए 5,060 करोड़ या 5,090 करोड़ रुपया खर्च होना है जी। उसमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर के हिस्से में 201 करोड़ रुपया 5 साल में खर्च करना है जी। ये खर्च करना है सब्सिडी के रूप में। और JNK में ये हमारे यहाँ इसमें 3 एनिमल हस्बेंड्री के शोबे में 3 प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं। एक डेयरी डेवलपमेंट के लिए, एक पोल्ट्री डेवलपमेंट के लिए और एक फॉडर डेवलपमेंट के लिए। फिर ये अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग स्कीम्स हैं। उस स्कीम्स के तहत नौजवानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप में ये आएँ और स्कीमों का भरपूर फ़ायदा लें। उसके अलावा सेंट्रल की स्कीम और भी है, IDDS करके है, जिसमें आप 1 से लेकर 10 यूनिट तक ले सकते हो। एक यूनिट में 2 एनिमल आते हैं, 10 यूनिट हो गया 20 एनिमल्स। तो एक यूनिट पे आपको 80,000 सब्सिडी मिलती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। फिर एक स्कीम और है IPDP इंटेंसिव पोल्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये HADP में जो पोल्ट्री का P25 प्रोजेक्ट है उसके अलावा है। उसमें भी किसानों को सब्सिडी दी जाती है और प्रोत्साहित किया जाता है कि ये इन चीज़ों का भरपूर फ़ायदा उठाएं। फिर फॉडर डेवलपमेंट में भी है P28 प्रोजेक्ट में, उसमें हे यूनिट बनाना हो, सॉइलेज यूनिट बनाना हो, या वैराइटल डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स हैं जिनके पास 5 कनाल की ज़मीन है, उसमें वो लगाते हैं सीड और 5,000 रुपये दिया जाता है उनको। फिर हाइब्रिड सीड किट्स बने जाते हैं। आपके पास अगर 1 कनाल से ज़्यादा ज़मीन है तो जितना आपको सीड्स चाहिए वो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट देती है आपको। इस तरह की और काफ़ी स्कीम हैं, जैसे फॉडर डिपोज हैं, फॉडर डिपोज के लिए है। तो काफ़ी तरह की स्कीम चलाई जा रही हैं जिनसे हम अलग अलग बात करना चाहेंगे। अगर हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले जो हमारा मतलब डेयरी का जो शोबा है, अब डेयरी के शोबे में ये भी कहा गया कि मतलब दूध की पैदावार जो है उसको बढ़ाना है। नेचुरली यहाँ पे इसमें एक मकसद ये भी है कि जो यहाँ पे मतलब रोजगार के हवाले से उसमें बहुत सारी मदद मिलेगी हमारे यूथ्स वगैरह जो भी है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि अगर कोई डेयरी का यूनिट खोलना चाहेगा तो क्या करना है उसे, कहाँ रिपोर्ट करना है उसे, किस तरह की स्कीम? इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये सेंट्रल स्कीम में एक RGM है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। उसके तहत हम ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन जो हाई जेनेटिक मेरिट बुल होते हैं, सीमन होते हैं। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास,
जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। एन पॉलिसी एन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। होता है वो यूज करते हैं जिनकी, ताकि जो बछड़ियां पैदा हों उससे उनकी दूध की पैदावार काफी हो। उसके अलावा RGMM सेक्स सॉर्टेड सीमन भी यूज करते हैं। उसमें उस प्रोजेक्ट के तहत शायद बाहर से कुछ लाना था, क्या उसमें कोई पेशरफ्त हुई है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। सेक्स सॉर्टेड सीमन जो है उसमें फीमेल काफ पैदा होने के चांसेस 90% से ज्यादा रहते हैं। तो सेक्स सॉर्टेड सीमन भी इन स्कीम्स के तहत किसानों को जो जहाँ पे जरूरत होती है, जो कोई एनिमल हीट में आता है काव, तो उसको लगाया जाता है जी। उसकी कॉस्ट 675 रुपीज है, लेकिन किसान को सिर्फ 250 रुपये ही देने होते हैं, बाकी उसको सब्सिडाइज किया जाता है। मजेदार बात और है, मान लो फर्स्ट टाइम अगर कंसेप्शन नहीं होती है तो किसान ने दिए 250 रुपीज, सेकेंड टाइम फिर लगाया जाएगा। अगर दोबारा कंसेप्शन नहीं होती है तो जो उसने 500 रुपये दिए हैं वो उसको रिफंड किए जाते हैं। क्या बात। मतलब सरकार इस तरह से काफ़ी वो चीज़ें, काफ़ी स्कीम्स लेके आ रही है। फिर जैसे आप बता रहे थे बाहर से लाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। ये HADP के तहत हमें 40 हाई जेनेटिक मेरिट बुल इंपोर्ट करने हैं बाहर से जी। उसका टेंडर भी हो चुका है, वो हम ला रहे हैं USA से जी, विस्कॉन USA से। अब आप सोचिएगा जब हाई पोटेंशियल बुल्स वहाँ से यहाँ आएंगे, और हमारा यहाँ रणबीर बाग में एक फ्रोजन सीमन स्टेशन है जहाँ पे हम फ्रोजन सीमन स्टार्स बनाते हैं वहाँ पे। तो जब हाई जेनेटिक 40 बुल लाने वहाँ से, कुल 40 में से 20 रहेंगे जम्मू स्टेशन रहेंगे, 20 रहेंगे यहाँ पे। तो फिर हम उसका सीमन स्टार्स बना के फील्ड में सर्कुलेट ये करेंगे, और आने वाले कुछ सालों में मुझे लगता है कश्मीर में दूध की नदियां बहेंगी। 100% ये होना तय है जी, जी। जब सरकार ने इस तरफ कदम उठाया है तो टाइम तो लगेगा बिल्कुल, लेकिन हम अपना लक्ष्य हासिल करके रहेंगे। 5 कनाल जमीन किसी के पास है, 10 कनाल जमीन किसी के पास है। अब इसी तरह का डेयरी फार्म कोई लगाना चाहते हैं तो उसको कितना पैसा अपना होना चाहिए, सरकार क्या देगी, किस इस स्कीम के तहत आप उसको ले सकते हैं? क्योंकि अगर इस तरह का कोई नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, कोई ऐसा होगा तो डेफिनेटली उनको आपसे इस वक्त रहनुमाई मिलेगी, तो क्या करना है उसे? जैसे IDDS की स्कीम मैंने बताया 2 से 10 यूनिट ले सकते हैं। उसमें कोई ज़मीन वगैरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना उसके पास जो खाली एनिमल्स रखने के लिए शेड होना चाहिए। तो उसमें मैंने बताया 2 एनिमल्स को 80,000 की सब्सिडी मिलती है। HADP के तहत सैटेलाइट हीफर यूनिट्स हैं, उसमें 20 लाख का वो प्रोजेक्ट है जिसमें 10 लाख की सब्सिडी दी जाती है उनको, 5 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और 5 लाख एनिमल जो वहां से लेके आता है। मतलब 20 लाख लगेंगे, उसको 10 लाख उसको अपने लगाने हैं, 10 लाख सरकार देगी। लेकिन इसमें सैचुरेशन हो चुकी है, जितने 5 साल में करने थे उतने टारगेट हो गया अचीव। तो बाकी और चीजें हैं जिनमें हमारे के किसान भाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी आपके मान लेते हैं अब किसी ने अभी तक जितने भी आपके पास आए हैं प्रोजेक्ट बनाया है, ज़मीन है उनके पास, बड़ा प्रोजेक्ट HADP के तहत लिया है, तो सिक्योरिटी की अगर हम बात करेंगे, इंश्योरेंस की अगर हम बात करेंगे, क्या इसमें कोई मद ऐसा रखा गया है कि उसको इंश्योरेंस के हवाले से अगर खुदा न खास्ता कल कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है किसी जानवर के साथ, किसी के साथ? NLM एक है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, उसके तहत इंश्योरेंस होता है। तो उसमें
کافی بڑی تعداد میں سبسڈی ملتی ہے ان کو، تو انشورنس کرایا جاتا ہے ان اینیملس کو. اچھا وہ کر سکتے ہیں وہاں. ہاں وہ کر سکتے ہیں. تو ابھی اگر ہم اس کے آگے ہم چلیں گے، اب ہم ڈیری کی ہم نے بات کی، اب ہم پولٹری کی بات کریں جی. گے. پولٹری کا کیا سناریو ہے اور پولٹری کی کون سی سکیمز ہیں؟ پولٹری میں کیا کچھ کرنا؟ پولٹری میں اتنی اچھی سکیمز ہیں، اب لوگوں کا رجحان دھیرے دھیرے بڑھنے لگا ہے. پہلے یہ جیسے ایچ ڈی پی کا یہ دوسرا سال ہے، تو جو بڑی سکیمز ہیں ان میں پہلے سال تو کوئی آیا ہی نہیں. اب لوگوں نے، کہ کشمیر میں کچھ موسم ایسا ہے جس کی وجہ سے پولٹری میں لوگ تھوڑا ہچکچا رہے ہیں. محسوس کر رہے ہیں. جیسے یہاں پہ کمپوزر برائلر سکیم ہے ایک، اس کے تحت وہ کوئی 1,10,00,000 کا پروجیکٹ ہے. اس میں 30 لاکھ سبسڈی ہے آپ کو. اسی طرح سے ایک مدر ایل آئی ٹی جو یونٹ ہے، مدر لو ان پٹ اینڈ ٹیکنالوجی یونٹ ہے، اس میں آپ کو وہ بھی 1,10,00,000 کا پروجیکٹ ہے. ایچ ای ڈی پی میں آپ کو 30 لاکھ سبسڈی، سننے والے کریں نوٹ پلیز، اور این ایل ایم کے تحت 25 لاکھ ہی. دیٹ مینز 1,10,00,000 کے پروجیکٹ میں 55 لاکھ سبسڈی ہے آپ کو. 55 لاکھ روپے 55 لاکھ سبسڈی ملتی ہے. تو کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا ہونا چاہیے اس میں؟ آپ کو پیرنٹ سٹاک لانا ہے پہلے. پیرنٹ سٹاک کے بعد میں آپ کو ہیچری سیٹ اپ کرنی ہے اپنی. اس کے لیے آپ کو اپنی زمین چاہیے. تو ساتھ میں یہ بتا دوں کہ ہم لوگوں کے اسٹیٹ کی اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ میٹ اور یہ پولٹری اور انڈے خریدنے میں نکل جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. کیونکہ جے اینڈ کے ایک ایسی، کشمیر ان پرٹیکولر ایک ایسی جگہ ہے جہاں میٹ اینڈ چکن کنزمپشن ورلڈ میں بہت کنزمپشن ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہے. تو یہ سارا پیسہ ہم دیتے ہیں باہری اسٹیٹوں کو، یا پنجاب سے خریدیں گے یا ہریانہ سے لے کے آئیں گے. اور اگر میرے کسان بھائی یہی یونٹ یہاں پہ سیٹ اپ کرتے ہیں، جیسے میں نے بولا کمپوزر برائلر فارم کے لیے، اس کو انہوں نے برائلر فارم کے لیے ہتھیاری لگانی ہے. تو اس کے بعد میں ایک تو ڈیمانڈ زبردست ہے، ان کا پروڈکٹ رکے گا نہیں، یہیں پہ ہو جائے گا سیل سارا. دوسرا جو ہمارا پیسہ ڈرین ہوتا ہے اکانومی باہر کی اسٹیٹ کو، وہ پیسہ یہیں سرکولیٹ ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ جتنا پیسہ سرکولیشن میں یہاں پہ آئے گا، دیکھ رہے ہیں کہ کچھ یوتھ آ رہے ہیں، ان کا رجحان اس کی طرف بڑھ رہا ہے. کیا بتا رہا ہوں، ابھی یہ ہمارے 5-6 پڑی ہوئی اپلیکیشنز جو اپروو ہو گئی ہیں، صرف این ایل ایم کے تحت بینک میں لونز کے لیے پینڈنگ ہے. جو ہی وہ آتی ہیں تو یہ تو ہو گیا بڑا ٹیک. ساتھ میں ایک فری رینج ہے ہمارا. فری رینج میں ہم 1 لاکھ کی سبسڈی دیتے ہیں ان کو، جس میں آپ کو چوزے لا کے آپ کے بیک یارڈ میں رکھنے ہیں جسٹ. تو اس میں 500 فیمیل ہونی چاہیے ہینز، فیمیل کر کے وہ، تو جس سے آپ کی ریگولر انکم کا ایک سورس بن سکے. پھر ہم اس کو کنورجنس موڈ میں آئی پی ڈی پی کے تحت 50,000 روپے اور دیتے ہیں ساتھ میں. دیٹ از نائٹ شیلٹر بنانے کا بھی ہو گیا اور چکس لانے کا بھی ہو گیا. تو یہ اس سے آپ کی ریگولر انکم بھی بنتی ہے. دوسرا، جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے انڈیا میں میکسیمم لوگ 70% کے اوپر پروٹین ڈیفیشٹ ہیں. تو انڈا بھی گھر کا ہو جائے گا، میٹ آپ کا چکن بھی گھر کا ہو جائے گا. ہیلتھ وائز بھی امپروومنٹ ہوگی اور آپ کی انکم کا ریگولر سورس بھی رہے گا. آگے اگر ہم بڑھیں گے، اگر ہم اب بات کرنا چاہیں گے، جو آپ کے پاس ایک اور جو اس میں شعبہ ہے، اگر فوڈر کی بات کریں گے جی، تو اس کی کیا صورتحال ہے اور اس میں کس طرح کی اسکیمز ہے؟ فوڈر میں ایکچولی فوڈر کا میں یہ کہوں گا کہ ہماری اسٹیٹ فوڈر ڈیفیسٹ ہے یہاں پہ. تو اس میں بھی کافی اسکیم سرکار نے لائی ہیں. جیسے ہم یہ ورائٹل ڈیمونسٹریشن میں نے بتایا آپ کو دیتے ہیں پلاٹ، ان کو انکریج کر رہے ہیں. 5 کنال جس کے پاس زمین ہوگی اگر وہ لگائے گا وہاں پہ تو 5,000 سبسڈی ملتی ہے اس کو. اگر کوئی زمین 1 کنال کے اوپر ہوگی، جتنی زمین اگر وہ کوئی فوڈر لگانا چاہے تو ہائیبریڈ قسم کا سیڈ، آرڈینری نہیں، ہائیبریڈ قسم کا سیڈ ہم ان کو دیتے ہیں، فری میں دیتے ہیں. وہ ان کو خود کرنا ہے؟ وہ ان کو ڈپارٹمنٹ کس طرح سے؟ ڈپارٹمنٹ ان کو سیڈ دیتا ہے، سیڈ دے کے ہیلپ کرتا ہے ان کی مدد. باقی ان کو خود لگانا ہے. پھر ہے میکنگ یونٹ ہیں، سائلیج میکنگ یونٹ ہیں. جیسے ڈیری کی سکسیس کے لیے ہرے چارے کا سارا سال ہونا ضروری ہے. تو لین سیزن میں یہاں پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ہم ایڈوائز کرتے ہیں ان کو کہ سائلیج میکنگ بنائی جائے. جو ہمارے پاس گرین فاڈر ہوتا ہے اس کو ہم پرٹیکولر کٹ میں کاٹ کے
اس میں 2% کے حساب سے یوریا، 4% مولیسز، اور اس کو پھر وہ سائلو پٹ بنا کے رکھ دیتے ہیں اس میں، تو 1.5 مہینے کے بعد یہ ہو جاتے ہیں تیار. تو جتنا ہماری ڈیلی کنزمپشن ہوتی ہے نکالتے ہیں اس کو، لیکن اس کو دوبارہ ڈھک کے رکھنا ہوتا ہے اسی طرح سے کہ بیچ میں ایئر نہیں رہے، کیونکہ ایئر رہے گی تو فنگس رہے گا. تو وہ ہرا چارہ ہمارا جتنا ہمارا لین سیزن ہوتا ہے وہ سارا ٹائم نکال لیتا ہے اتنا. اس کے بعد میں وی آر انکریجنگ ہائیڈروپونکس. جی ہائیڈروپونکس میں بغیر سوائل کو یوز کیے ہوئے ہم ورٹیکلی فاڈر گرو کرتے ہیں اس میں. تو کسانوں کو ڈیمانسٹریشن دیا جا رہا ہے. پہلے لوگوں کا رجحان نہیں رہتا، اب اس میں کافی بندے اس میں مطلب کافی اپلیکیشنز آ رہی ہیں، کافی جگہ پہ لگ رہا ہے یہ. مجھے لگتا ہے آنے والے ٹائم میں لوگ یوز ٹو ہو جائیں گے. تو کیونکہ اس سے سارا چارہ سارا سال لے سکتے ہو آپ. اس میں کتنا یہ آپ نے بتا دیا. اس میں پہلے میں اس میں آپ کو ایک اور عرض کر لوں. جیسے ہمارے یہاں پہ کشمیر میں خاص کر کے روایت ہے کہ یہ گھاس کاٹی تو ایسا چیز دے دی، مطلب اس کو کٹ نہیں کرتے ہیں اس کا. تو بیسیکلی اس میں 30% جو ہمارا فاڈر ہے وہ ویسٹیج ہوتی ہے. جو بھی ہم اینیملز کو گھاس وغیرہ دیں، اگر ہم چیف کٹر یوز کریں، وہ کٹ کا سائز 1.5 سے 2.5 سینٹی میٹر رہے گا. اس سے پیلیٹیبلٹی بڑھتی ہے. جب پیلیٹیبلٹی بڑھے گی تو ڈائجسٹیبلٹی بڑھتی ہے. جب ڈائجسٹیبلٹی بڑھے گی تو بایو اویلیبلٹی بڑھتی ہے. جب بایو اویلیبلٹی بڑھے گی تو اینیمل کی ہیلتھ امپروو ہوگی، پروڈکشن بھی امپروو ہوگی. تو جب سے ہم نے ایکسٹینشن پروگرام شروع کیا اس کے بارے میں، پہلے سال تو چیف کٹر انٹیک ہوا ہی کچھ نہیں. اب لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، کافی اچھا انٹیک ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ HADP جب تک ختم ہوتا ہمارے کشمیر کے کسانوں کی حالت کافی حد تک وہ اپنی انکم اوپر اٹھا چکے ہیں. اگر ہم یہ ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے پاس کچھ ایسے بھی کسان ہیں، کچھ ایسے بھی گھر ہیں جن کی مطلب آمدنی کچھ زیادہ نہیں ہوتی ہے، جو کسی قسم کا لون چاہتے ہیں. لون پہ وہ اگر ہم KCC کی بات کریں، ہم تھوڑا آخر پہ KCC کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے KCC کے فوائد اٹھا سکتے ہیں. کسان کریڈٹ کارڈ اس کو بولتے ہیں. اس میں 2 لاکھ تک اگر کوئی کسان بینک سے لون لیتا ہے تو اس کو کوئی کولیٹرل دینے کی ضرورت نہیں ہے، مینس گارنٹی وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد میں اگر یہ ریسنٹ بجٹ میں سرکار نے KCC کی لمٹ کر دی ہے 5 لاکھ. 5 لاکھ ایگزیکٹلی 5 لاکھ ہوئی اس بجٹ میں جو پیش ہوا، جو اس 25-26 میں لاگو ہوگی. اس کے علاوہ KCC میں لون پہلے 3 لاکھ تک لے سکتا تھا. وہ 3 لاکھ میں جو اس میں کولیٹرل ہوتا ہے، لیکن پھر انٹرسٹ سبوینشن ہوتی ہے 2 لاکھ اور. اگر اس سے اور اوپر لے گا تو پھر 3% ملتا ہے سبوینشن اور. تو الٹیمیٹلی ملا کے کوئی اگر ایسے 7-8% چل رہا ہے تو اس کو 4% پہ لون خود اس کو 4% دینا. اگر وہ اپنی انسٹالمنٹس ریگولرلی پے کرتا ہے تو انٹرسٹ سبوینشن اور ملتی ہے اس کو. بہت خوب. تو کس طرح کا آپ کا، کیونکہ ہمارے پاس اب وقت زیادہ ہے نہیں، تو کس طرح کا اوور آل آپ آخر پہ میسج اپنا دینا چاہیں گے آج کے اس میں؟ اوور آل آخر میں یہ میسج دینا چاہوں گا کسان بھائیوں کو کہ جانوروں میں 3 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پہلا نمبر ویکسینیشن ٹائم پہ ہو، ڈوزنگ ان کی ہو ہر 3 مہینے بعد. جو اندر ہی رکھتے ہیں، جو جانور باہر چرنے کے لیے نکلتے ہیں، جو سٹال فیڈ اندر ہی رہتے ہیں، ہر 3 مہینے کے بعد فاڈر پہ ان کا دھیان دیں تو جانور ہیلدی رہے گا. کیونکہ جانوروں میں ٹریٹمنٹ سے بچاؤ زیادہ اچھا ہے. ٹریٹمنٹ میں خرچہ بہت آتا ہے، فارمر پہ بہت برڈن ہو جاتا ہے. تو اگر یہ ڈیورمنگ ٹائم پہ کریں گے، اس کا کھانے کا ٹھیک ٹھاک سے رہے گا، ویکسینیشن ٹائم پہ ہوگی تو جانور بیمار ہوگا ہی نہیں. نمبر 2، ان کیس اگر کوئی جانور لگتا ہے تھوڑا سا بھی، ان کو یہ لگے کہ آج اس کی نارمل روٹین میں کچھ ان کو فرق دکھے، جیسے کھانا کم کر دیا، تو یہ زیادہ ویٹ مت کریں کہ یہ کچھ اور ہوگا. تو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اپنا ٹریٹمنٹ مت کیجیے گا. امیڈیٹلی جو آپ کا کنسرن جو ڈسپینسری ہے وہاں پہ جائیے گا، ڈاکٹر کی صلاح لیجیے گا. اور جو جانور جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں لارج اسکیل پہ بھی، مان لو 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں یا 5 ہیں، تو سائنٹیفک طریقے سے ڈاکٹر صاحبان سے صلاح لے کے رکھیں، جس سے خرچہ کم ہوگا، انکم زیادہ ہوگی، تو
खुशहाली आएगी हर एक की लाइफ में। डॉक्टर प्रविंदर सिंह जी, डीडी न्यूज श्रीनगर को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना। जितनी भी बातें आज डायरेक्टर साहब ने कही, जिस तरह से हमने बारहा बात की है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एब्सोल्युटली, वो इसमें भी है कि जो जानवर हम घरों में पालते हैं, क्यों हम उस वक्त जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, रात को डॉक्टर साहबान को फोन करते हैं जब वो बीमार पड़ जाते हैं, क्यों ना हम पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से अपने जानवरों को वैक्सीन दे देंगे, जबकि सरकार की तरफ से बिल्कुल इस सिलसिले में फैसिलिटी रखी गई है। और इसके साथ साथ अगर आपको लोन की ज़रूरत है, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जिस तरह से रिसेंटली बजट में उसको 5 लाख कर दिया गया है, फ़ायदा उठाइए इन स्कीम से। और डीडी न्यूज़ श्रीनगर का प्रोग्राम हालात हाज़रा देखते रहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।